आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार पुनः इतिहास दोहराने वाला है। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो स्थिति है वह भाजपा के पुराने दिनों को याद कराती है। भाजपा में बड़ी मशक्कत के बाद कल्याण सिंह जैसे हिंदू हृदय सम्राट नेता मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। वर्ष 97 का था, इसलिए कि कल्याण सिंह पहली बार 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके देखरेख में कथाकथित बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। और जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो कल्याण सिंह पूरे भारत के हिंदू हृदय सम्राट कहलाने लगे, इसीलिए कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह उभर कर आए थे। कल्याण सिंह लोध समाज से आते थे, इसलिए उनकी जातीय धरा भी बड़ा मजबूत था और लोध पिछड़ी जाति में उत्तर प्रदेश में आती है और उनका एक यह भी बहुत यशस्विता था कि उत्तर प्रदेश से थे। और कल्याण सिंह के मन में एक बार प्रधानमंत्री बनने का लावा फूटने सा लगा था, लेकिन समय काल परिस्थिति का चक्र अपने गति से घूमता है और वह कभी किसी का साथ देता है और कभी किसी को गचा दे जाता है। तो पहले हम पुरानी दिनों की चर्चा कर लें, क्योंकि कल्याण सिंह भाजपा के चाणक्य, उस समय के भाजपा के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के नजदीक हुआ करते थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जब सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली तो उनका भी एकबाल काफी बड़ा हो गया था। लाल कृष्ण आडवाणी के सामने उनके कद का भाजपा में कोई दूसरा नेता नहीं था। बावजूद इसके कि लाल कृष्ण आडवाणी बनाने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा ही योगदान था, लेकिन वह काल था जनसंघ का। खैर, अभी हम जहां आ रहे हैं वह भाजपा की राजनीति की बात है। तो फिर जब 1996 में प्रथम बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया तो बहुमत के अभाव में उनको हटना पड़ा। लेकिन दूसरे काल में जब उन्होंने 98 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया, पद और गोपनीयता की, और कई कारण से जब उनके अल्पमत की सरकार गिर गई 1999 में, चूंकि मायावती ने गचा दी, चूंकि मायावती बोली थी कि हम आपको समर्थन देंगे, उनके 4 सदस्य थे और वो विपक्ष में जाकर वोटिंग कर दी। जयललिता ने अपना समर्थन वापस कर दिया। रामविलास पासवान ने, जो कि भाजपा के मत से जीते थे, भाजपा के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। गिरधर गोमांगो, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और सदन में जाकर उन्होंने मतदान कर दिया। सैफुद्दीन सोज, जो जिनका पार्टी भाजपा के साथ एलायंस में था, और सैफुद्दीन सोज ने बीपी सिंह के कहने पर अपने दल के विपरीत, एनडीए के विपरीत जाकर अपना एक मत डाल दिया। इस प्रकार आप देखेंगे तो कई कारणों से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिर गई। और जब इलेक्शन हुआ तब तक कारण जो भी हो, लेकिन कल्याण सिंह ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को रेडार पर ले लिया था
कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ने जाते थे और वहां से वो सांसद हुआ करते थे। कल्याण सिंह जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने वाजपेयी जी के लिए कहा कि वाजपेयी लखनऊ से जीतेंगे तब तो प्रधानमंत्री होंगे। ये हिमाकत थी कल्याण सिंह की, और वो किसके बल पर बोल रहे थे? वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। अर्थात यह बात तय है कि जब तक भाजपा में किसी भी नेता को बैकर नहीं हो, किसी भी नेता को पीछे से पावर सप्लाई नहीं कर रहा हो, उसकी जुबान चुप हो जाती है, जुबान से भाप नहीं निकलता है आवाज की, तो बात छोड़ दे। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उनके 2 उप मुख्यमंत्री उनके बैठक का लगातार विरोध करते हैं, उनके बैठक का लगातार बहिष्कार करते हैं। आखिर भाजपा के आका इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? और अभी आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य किस प्रकार से दिल्ली गए और किसके सह पर दिल्ली गए और किसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली गए, किसको पद से हटाने के लिए दिल्ली गए, ये जनता के जनमानस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से छा गया है। लेकिन अभी समय बदल सा गया है। सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी, जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, अपने को कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह भी खुद कहते हैं कि हम भी वैश्य समाज से आते हैं। तो चूंकि पहले इस कदर की स्थिति नहीं थी भारत की राजनीति में, जबकि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपना जाति बताना पड़ता हो, लेकिन आज की राजनीति है कि उनको अपना जाति बताना पड़ता है। चाहे उपराष्ट्रपति हो, बार बार सदन में, राज्यसभा में बैठकर अपने को जाट कहते हैं। खैर, इससे आगे निकले। लेकिन एक बात जो स्थिति बन रही है आज के दौर में, भारत के राजनीति में भारतीय जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके मन मस्तिष्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद गेरुआ वस्त्रधारी गोरखपुर का मठ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ रच बस गए हैं। सब लोग लगातार कहते थे कि मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, और चुनाव प्रचार में भी योगी का डिमांड बहुत अधिक है। अब इनके बराबर में शायद भारत में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मांग किसी जगह चुनाव प्रचार में होता हो, बाकी कोई इनके मुकाबले खड़े नहीं है। बल्कि यूं कहें कि अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, कोई अस्तित्व नहीं। नड्डा एक रबर स्टंप के रूप में कार्य किया। हाँ, नड्डा विश्वास पात्र बने रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का, दोनों को दिल जीतने में सफल रहे और पुरस्कार भी मिला, उनको स्वास्थ्य मंत्री के पद मिला। और अभी अभी इसी माह नड्डा हटने वाले हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुराने कल्याण सिंह के समय को याद दिलाता है, तो जिस कदर कल्याण सिंह पार्टी से निकाले गए थे और आडवाणी के सह पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को चैलेंज किया करते थे, और परिणाम यह हुआ कि एक दिन पंडित अटल जी ने बुलाकर आडवाणी जी से कहा कि
अब इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिए। इससे तात्पर्य है कि कल्याण सिंह से आडवाणी जी ने उनको दल से निकाल दिया। यह स्थिति थी क्योंकि संगठन का पूरा कमांड आडवाणी अपने हाथ में रखते थे। अध्यक्ष कोई भी हो, संगठन वही देखा करते थे। जैसे अभी अमित शाह अपने हाथ से संगठन चलाते हैं, तो जिस प्रकार अभी अमित शाह सह दे रहे थे, तो ऐसा न हो कि पुराने दिन फिर से आ जाए और केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर जाना पड़े। और एक और बात आ रही है। यह तो एक बात हुई कि केशव प्रसाद कहीं दूसरे के बहकावे में बलि का बकरा न चढ़ जाए। हालांकि आज उनकी बोली बदली हुई है, स्वर बदला हुआ है, यह बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जानते हैं कि ब्रजेश पाठक बसपा से आकर भाजपा में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हर जगह इनको मलाय जाति के आधार पर मिल जाता है। तो समय बराबर नहीं होता है। समय दिन होता है, रात होता है, सुबह होते हैं, शाम होते हैं, यह करवट लेते रहती है, सभी लोग जानते हैं। तो ये भी लोग जानते हैं कि जब आका का सह पीछे से हट जाता है तो बड़ा से बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति भी असहाय हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कृष्ण की साया से अर्जुन निकल गया, वही धनुष और वही बाण रह गया, लेकिन वो संधान नहीं कर पा रहा था। राजनीति भी उसी मिजाज से चलते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है, अगर हम पद छोड़ेंगे तो अपने मठ में जाके बैठ जाएंगे। और मठ में जाके बैठने का मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का सितारा गर्दिश में चला गया, इसीलिए कि योगी आदित्यनाथ भी अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं, अपने समाज को बल देते हैं। उनका समाज जो राजपूत है, पूरे अधिकारी को पूरे उत्तर प्रदेश में सिरा के तरह फैला दिए हैं और पूरे जगह अपने जाति के लोगों को पोस्टिंग कर दिया गया है। और अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, निश्चित रूप से राजपूत समाज जो कि अपने जाति को मतदान करता है, वह बिदक जाएगा और भाजपा का सत्ता फिर भी 27 में जाएगा। भाजपा के लिए सांप और छुछंदर की स्थिति बनी हुई है कि केशव प्रसाद मौर्य को ले आए या योगी आदित्यनाथ को रहने दिया जाए, किसको हटाया जाए। लेकिन हार के लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य को चुप रहने का नसीहत दे दिया है। भले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद स्थिति अच्छी नहीं रही हो, मत कम हो गया हो प्रतिशत, लेकिन यह स्थिति बनती है योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए प्रकार का स्थिति बनेगा। हम सभी लोग जानते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किस प्रकार से वसुंधरा को साइड कर दिया, किस प्रकार से खट्टर को साइड कर दिया, किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया। अभी की अंतिम बारी जो थी वह था आपका उत्तर प्रदेश का। लेकिन यह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक प्रकार से अगर कहें मुहावरा में, तो सांड के तरह वो अड़ गए और राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय नेता थे उनको बिदकना पड़ा है, उनको बैकफुट पर जाना पड़ा है। और बैकफुट पर जाकर वो अपने को संभाल रहे हैं कि किस रणनीति से ये जो योगी आदित्यनाथ है इनसे मुकाबला किया जाए, इनसे संघर्ष किया जाए। ऐसे तो भीतर से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन भीतर में जो द्वंद्व चल रहा है वह यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा या गृह मंत्री कौन रहेगा, सांसद कौन रहेगा, उत्तर प्रदेश बचेगा या उत्तर प्रदेश जाएगा। इसका विषय नहीं, विषय यह है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसका द्वंद्व चल रहा है अमित शाह के बीच, इसका द्वंद्व चल रहा है योगी आदित्यनाथ के बीच। आज तीसरा इस दौर में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है।
भले ही सहमत के दौर में किसी के समर्थन से कोई व्यक्ति आगे आ सकता है, कोई व्यक्ति पीछे जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से मिलकर अपना वार्ता आगे बढ़ाने का काम किया है, बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं है, योगी आदित्यनाथ विद्यार्थी परिषद से नहीं, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी अनुषांगिक इकाई से नहीं आते हैं। वह तो एक जो महंत की परंपरा है, गोरखनाथ पीठ के मठाधीश हैं, उससे आते हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व की छवि अपने आप में समाहित किया है और मोदी से बढ़ के अपने को पूरे भारत में हिंदुत्व के लिए स्थापित करने के लिए काम किया है, उससे उनके छवि में निखार आया और भारतीय जनमानस के पटल पर उनके प्रति आकर्षण बढ़ा है। और वही एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी के बाद जो कि भारत के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वोटर को आकर्षित करने के बाद वोट को अपने पक्ष में कास्ट करवाने की क्षमता रखता है। यह स्थिति है। यह बड़ा ही द्वंद्व का समय भाजपा के लिए है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष का चुनाव है, बिहार में भी अध्यक्ष का चुनाव है, दूसरे तीसरे प्रदेश में भी अध्यक्षों का चुनाव होने वाला है। यह एक संकट की स्थिति है। भाजपा किस प्रकार से उभरती है, यह भाजपा को तय करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।